नमस्कार। सत्ता की विजय पताका उठाए जो विजय रथ दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में पूरी शान से निकला, वो बिहार की धरती पर आकर चक्रव्यूह में फंस गया है। नरेंद्र मोदी का तय किया गया लक्ष्य और अमित शाह की रणनीति सब कुछ बिहार में फंसती नजर आ रही है। अपनी रणनीतिक बिसात को बिछाने से पहले उसे परखने के लिए अमित शाह 2 दिन बिहार में गुजार कर दिल्ली लौटे हैं। बिहार में 2 दिन उनके साथ जो जो हुआ, या कहें कि उन्होंने जो कुछ भी देखा और सुना, उसका ब्यौरा जानकर मोदी जी की पेशानी पर बल पड़ना तय है। बिहार से लौटे अमित शाह की रिपोर्ट पर नरेंद्र मोदी अभी माथापच्ची कर ही रहे थे कि बिहार के खेला मास्टर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली के सामने एक टेढ़ी मांग रख दी। नीतीश की इस मांग ने मोदी और शाह के एक बड़े एजेंडे को भी फंसा दिया है। वैसे इस मामले में कोई दूर की कौड़ी भी हो सकती है। आप समझ रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो मांगे रखी हैं वो मोदी और शाह की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। इस बात की पूरी गुंजाइश है, लेकिन बिहार में अमित शाह ने जो देखा और समझा वो तो एक कड़वी हकीकत है ही, और ये हकीकत पूरी भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ा रही है। आज हम बिहार की राजनीति के उस चक्रव्यूह को देखेंगे, परखेंगे, जिसमें सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा फंस जाता है। इतना ही नहीं, रणनीति बनाने में चुनावी चाणक्य भी उलझ कर रह जाते हैं। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। बीजेपी 2005 से अपने समर्थन के बूते बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए हुए है। खुद नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। मोदी और अमित शाह के आगे विपक्ष तो क्या, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं की भी नहीं चलती। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के आगे मोदी और शाह बेबस दिखाई देते हैं। बीजेपी की यही बेबसी 20 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए हुए है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश की पार्टी को बीजेपी ने बड़ी ही चालाकी से 43 सीटों पर समेट दिया था। फिर भी नीतीश मुख्यमंत्री हैं और इस चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच, यानी नीतीश और मोदी शाह के बीच पिछले 6 महीने से रस्साकशी चल रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी या अमित शाह इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो ये ऐलान कर दें कि गठबंधन में जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी वैसी हिस्सेदारी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब की बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन आज भी मजबूरी में या किसी शातिर चाल के तहत वो नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकते। अमित शाह एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पहले भी ये कह चुके हैं कि चुनाव की अगुवाई नीतीश कुमार ही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला नतीजों के बाद एनडीए करेगा। अभी 2 दिन के दौरे में गोपालगंज की सभा में अमित शाह ने अपने पुराने वाले बयान से थोड़ा उसमें बदलाव किया, थोड़ा सुधार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को अपना आशीर्वाद दे। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, यहाँ नीतीश के साथ मोदी का नाम जोड़ने के भी खास मायने हैं। उससे भी बड़े मायने हैं उस बात के जिसे गोपालगंज में अमित शाह ने देखा, महसूस किया। बताया जाता है कि अमित शाह की सभा में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आई। बिहार बीजेपी के नेताओं ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जुटने की आस लगाई थी। 50,000 तो कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन भारी भीड़ जुटाने के इरादे फुस हो गए। गोपालगंज की सभा से जो संदेश निकला, उसने बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल का सवाल खड़ा कर दिया है, और साथ ही चुनाव के दौरान गठबंधन के वोट ट्रांसफर का सबसे बुनियादी प्रश्न उठा दिया है। अब संदेश यह भी निकल कर आ रहा है कि बिहार के लोग अमित शाह का बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में संसद में जो बयान दिया था उसे भूले नहीं हैं। विपक्ष अगर अमित शाह के उस बयान को बाबा साहब का अपमान बताता है तो ये बात आरक्षित लोकसभा सीट गोपालगंज में नजर भी आई। इसे अगर आप बिहार का टेस्ट केस मान लें तो संविधान निर्माता आम्बेडकर पर दिया गया अमित शाह का बयान पुराना पड़ जाने के बावजूद चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। गोपालगंज लोकसभा के भीतर विधानसभा की 6 सीटें आती हैं,
जहां 15% वोट दलित और जनजातीय समुदायों के हैं। ये लोकसभा सीट पिछले 2 बार से जेडीयू के कब्जे में ही रही है। 2014 में यहां बीजेपी ने 52% वोट हासिल किए थे, लेकिन अमित शाह की सभा के जरिए जो तस्वीर बन रही है उससे वोट ट्रांसफर को लेकर खतरा साफ नजर आ रहा है। और पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को देखकर यह खतरा कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है। पहले लोकसभा नतीजों को ही परख लेते हैं। 2024 में जेडीयू ने यहां करीब 1.25 लाख वोट के अंतर से महागठबंधन को पछाड़कर अपनी विजय पताका फहराई। उससे पहले 2019 में जेडीयू को 55% वोट मिले थे, जबकि 2014 में बीजेपी ने अकेले लड़ते हुए 52% वोटों के साथ जीत हासिल की थी। आप अंतर समझ पा रहे हैं? यानी साथ साथ लड़ने पर वोट ट्रांसफर के बावजूद बढ़त सिर्फ 3% की मिली। विधानसभा में यह अंतर और भी दिलचस्प है। 2020 यानी जो अभी पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को 43.5% वोट मिले और नंबर 2 पर रही बीएसपी को करीब 22% वोट मिले। लेकिन बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद जब 2022 में उपचुनाव हुए, उस वक्त नीतीश और मोदी का गठबंधन टूट चुका था। बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार थी। उपचुनाव भी बीजेपी ने ही जीता आरजेडी को हराकर, लेकिन जीत का फासला सिर्फ 1% का रह गया। ऐसा माना जाता है कि विधायक की मृत्यु से बीजेपी को सिंपैथी का फायदा मिला, वरना यह सीट बीजेपी के हाथ से निकल भी सकती थी। ये सारे आंकड़े आने वाले विधानसभा चुनाव के माहौल और मिजाज की एक उलझी हुई तस्वीर पेश कर रहे हैं। वैसे भी अमित शाह का बयान, 2024 में कमजोर हुई बीजेपी और नीतीश कुमार को लेकर बिहार में उठते सवाल, अमित शाह के दौरे का वो हासिल हैं जिनसे नरेंद्र मोदी भी परेशान हो सकते हैं और अमित शाह को भी शायद अपनी रणनीति नए सिरे से मथनी पड़ जाए। अमित शाह के बिहार दौरे की दूसरी मुश्किल बढ़ाने वाली बात है एनडीए के सभी सहयोगी दलों की बैठक। बताया जाता है कि नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर हुई ये मीटिंग 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो गई। इतने कम समय में बैठक खत्म हो जाने के 2 ही मायने हो सकते हैं, या तो जबरदस्त आपसी तालमेल या फिर दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं। तालमेल के मसले को देखें तो नीतीश कुमार और मोदी शाह के बीच लंबे अरसे से चली आ रही खींचतान तो सबके सामने है। फिर चाहे वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की बात हो या जेडीयू को 125 के करीब सीटें देने का मसला हो। 10 मिनट से भी कम समय में निपट गई एनडीए की मीटिंग में यही बताया जा रहा है कि सभी दलों ने अपनी अपनी सीटों की लिस्ट बंद लिफाफे में अमित शाह को थमाई है। गठबंधन की राजनीति में सीट बंटवारे को लेकर ऐसा नुस्खा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भाई, जब मामला कई दलों के गठबंधन का होता है तब सभी दल आपस में खुलकर बात करते हैं और मिलजुल करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार में बंद लिफाफों की सियासत सामने आई है, जो असल में एनडीए के भीतर एक बड़े खींचतान की भूमिका तैयार कर सकती है। अमित शाह के 2 दिन के दौरे की इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में असल में क्या चल रहा है। इसमें अभी जातीय समीकरण और मुद्दों के मुताबिक तेजी से बदलने वाले सियासी हालात का तड़का नहीं लगा है, ये बात नोट रखिएगा। मुद्दों की बात करें तो अमित शाह के बयान का असर, कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन की मुहिम, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर उठते सवाल और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिमों का नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का विरोध, ये सब नरेंद्र मोदी की उम्मीदों को कमज़ोर कर रहे हैं और अमित शाह के रणनीति को भी चकमा दे रहे हैं। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 19% है। कुल मुस्लिम आबादी का एक हिस्सा करीब 30% अभी तक नीतीश कुमार के साथ रहता था, चाहे नीतीश बीजेपी के साथ हो या ना हो। लेकिन वक्फ बिल सीधे मुस्लिमों के दिल से जुड़ा मुद्दा है और मुस्लिम सिर्फ नीतीश ही नहीं, चिराग पासवान से भी खफा हैं।
ऐसे में नीतीश कुमार अब अपनी सियासत को बचाने के लिए एक नया दांव चल रहे हैं। अमित शाह के बिहार से दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने वक्फ बिल में बदलाव की 3 मांगें दिल्ली के सामने रख दी हैं। नीतीश मुस्लिमों को भरोसा देना चाहते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार की पहली मांग है कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रखी जाए। वैसे देखा जाए तो ये मांग असल में मुस्लिमों को भरमाने का एक दांव भी हो सकती है, क्योंकि ज़मीन तो सचमुच पहले से ही राज्य का मसला है। खैर, उनकी दूसरी मांग है कि नया कानून अगर लागू होता है तो पिछली तारीख से लागू ना हो, यानी पहले से रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर लागू ना हो। इस मांग का भी खास मतलब नहीं है, क्योंकि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि वक्फ की ज़्यादातर करीब 85% संपत्तियां रजिस्टर्ड ही नहीं हैं। यानी नीतीश की ये मांग भी मुस्लिमों का कोई भला नहीं करने वाली। नीतीश की तीसरी मांग है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह वगैरह बनी हो, तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। अब ये मांग वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को ही बेमानी बना देती है। तो आसानी से समझा जा सकता है कि मोदी सरकार इसे किसी कीमत पर नहीं मानेगी। ऐसा हुआ तो संभल से लेकर अजमेर शरीफ तक और भी जहाँ जहाँ बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के प्रयोग चल रहे हैं, वो सब के सब ढेर हो जाएंगे। यानी नीतीश कुमार की तीनों मांगें असल में मुस्लिमों की नाराज़गी दूर करने और उनके साथ खड़े रहने की पोजीशनिंग से ज़्यादा कुछ और नहीं है। क्योंकि जब पहली बार ये बिल संसद में पेश हुआ था तो नीतीश कुमार के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ही नरेंद्र मोदी के इस एजेंडे के सबसे बड़े पैरोकार बनकर संसद में बोले थे। वक्फ बिल पर मुस्लिमों की ज़बरदस्त नाराज़गी ने अकेले नीतीश कुमार को ही नहीं, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जयंत चौधरी की राजनीति को भी जड़ से हिला दिया है। इसका असर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने तक हो सकता है। बीजेपी के लिहाज से बिहार चुनाव तो संकट में आ ही गया है, क्योंकि बेशक बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, लेकिन सत्ता पाने के लिए उन्हें नीतीश और चिराग की पार्टियों का समर्थन तो चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अकेले अपने बूते बीजेपी 50 सीट भी हासिल कर ले तो चमत्कार ही मानिए। अगर मुस्लिम नाराज रहे और उनके वोट एक मुश्त विपक्ष की झोली में जा गिरे तो बिहार चुनाव के नतीजों को हर कोई अभी से देख सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है। ऐसे में एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि मौजूदा हालात को भांपते हुए नरेंद्र मोदी खुद कम से कम बिहार चुनाव तक वक्फ बिल को ठंडे बस्ते में डालना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें एक बहाना चाहिए अपने वोट बैंक को समझाने के लिए। वो बहाना नीतीश कुमार की 3 मांगें भी हो सकती हैं, जिन्हें बहुत मुमकिन है कि मोदी जी की रणनीति के मुताबिक ही नीतीश ने उठाया हो, और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मुस्लिम समाज को नीतीश बाबू या मोदी जी अगर इस तरह से झांसा देने का इरादा रखते हैं तो ये खुद उनकी नादानी ही कही जाएगी। हाँ, ऐसा करके वो अपने सहयोगियों को ज़रूर भरमा सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत थोड़े वक्त के लिए। यानी चुनाव और सत्ता के सबसे बड़े जादूगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में इस बार भी बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। ये तो सिर्फ अमित शाह के 2 दिन के दौरे की तस्वीर है। बिहार की बड़ी पिक्चर अभी तो बाकी है। मोदी और शाह के मिशन बिहार में अभी कई चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, जिन पर हम फिर बात करेंगे। वीडियो में यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और पूरा विश्लेषण समझने के लिए हमारे वीडियोस को पूरा देखने की आदत डालिए। साथ ही कमेंट भी लिखिए, जो बात अच्छी लगे उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए, और अगर कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, तब भी अपने कमेंट लिखकर हमें उससे अवगत कराइए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।